नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज हम देखेंगे कि बाबर भारत में कैसे आया। भारत में आने के समय जो भारत की राजनीतिक दशा है वह किस प्रकार थी, जिसने बाबर को यह मौका दिया कि वह भारत में आकर अपनी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित कर पाए। इसके साथ साथ हम यह भी समझेंगे कि बाबर का भारत में आना क्या एक अवसर था या यह उसकी मजबूरी थी जिसने उसे भारत में आने दिया। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए देखें बाबर के आगमन को भारत में। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि जब बाबर भारत में आया तो भारत में जो राजनीतिक दशा है वह कैसी थी, जिसने बाबर को यह अवसर दिया कि वह भारत में आकर अपनी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित कर पाए। भारत की जो उस समय की स्थिति है उसे हमें ठीक से समझना होगा, तभी हम यह समझ पाएंगे कि क्यों भारत के राजा बाबर को नहीं रोक पाए और बाबर भारत में अपनी व्यवस्थाएं स्थापित करता रहा। तो हम सबसे पहले देखें जो दिल्ली सल्तनत है उसकी क्या स्थिति है, क्योंकि सबसे मुख्य क्या है, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में क्या स्थिति है, उस समय जो दिल्ली सल्तनत है वहां पर लोदी वंश का शासन था और इसका जो अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी, यह कई सारे संकटों से गुजर रहा था। लोदी साम्राज्य में जो सबसे मूल समस्या थी उस समस्या को हम समझते हैं तो हम मुख्यतः पाते हैं कि लोदी वंश में तीन प्रमुख शासक है। सबसे पहला शासक है बहलोल लोदी, उसके बाद शासक बनेगा सिकंदर लोदी, और जो लोदी वंश का प्रशासन है वह अफगान शासन व्यवस्था पर आधारित था। यानी इनमें प्रशासन की व्यवस्था क्या थी, जो आपका राजा होता था वह राजा ना होकर बल्कि जो अन्य सामंत हैं उन्हीं के बराबर होता था। जैसे बहुत सारे सामंत होते थे, किसी क्षेत्र विशेष पर अधिकार करते थे और किसी एक को चुन लेते थे अपना राजा। इसी तरह से राजा बना था बहलोल लोदी। लेकिन जब धीरे धीरे अगले प्रशासक आए, जैसे जब सिकंदर लोदी का शासनकाल आया तो सिकंदर लोदी क्या करने लगा, सिंहासन पर बैठने लगा। मतलब पहले क्या व्यवस्था थी, जो आपका राजा होता था वह सामंतों के बराबर ही बैठता था, लेकिन सिकंदर लोदी ने क्या किया, सिंहासन पर बैठना शुरू कर दिया। और जो सिंहासन से दूरी है, जो बाकी सामंत हैं उनके बीच जो अंतर है उसको एस्टेब्लिश किया इब्राहिम लोदी ने। कुल मिलाकर जो ऐसी पहले व्यवस्था बनी थी कि सारे लोग बराबर हैं, सब बराबर से शासन में योगदान देंगे और सबका बराबर का अधिकार है, अब वह अधिकार धीरे धीरे सामंतों का छीना जाने लगा। यानी जो सामंतवादी व्यवस्था थी, जो मिली जुली व्यवस्था थी, समता के आधार पर बनी व्यवस्था थी, वह व्यवस्था अब धीरे धीरे टूटने लगी थी। और इब्राहिम लोदी के समय यह अपने चरम पर था। मतलब यहाँ पर जो राजा होता था उसका पद उच्च होता था, राजा के पास सारे अधिकार होते थे, निर्णय लेने की जो शक्ति है वह राजा के पास होती थी। अब यह व्यवस्था जो अन्य सरदार हैं अफगानों के, उनको पसंद नहीं आती थी, क्योंकि उनकी व्यवस्था में क्या था कि वह किसी क्षेत्र पर अधिकार करेंगे, सारे लोग मिलकर शासन करेंगे और जो राजा का पद है वह केवल नाम मात्र का है। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे व्यवस्थाएं परिवर्तित होती रही, जो राजा का पद है वह शक्तिशाली होता गया, इसलिए जो सामंत है वह क्या करने लगे, विद्रोह। तो दिल्ली सल्तनत में इस तरह की स्थिति है। इससे क्या हो रहा है, जो राज्य है उसके अंदर खूब सारे संघर्ष प्रारंभ हो चुके हैं, आंतरिक कलह है, युद्ध है, यह सब कुछ हो रहा है। और उसके अलावा जो अन्य शक्तियां हैं, जैसे उत्तर भारत में जो अन्य शक्तियां हैं वह भी अधिकार करने की कोशिश कर रही हैं। जो जमींदार हैं, स्थानीय प्रशासक हैं, वह भी धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। पंजाब के क्षेत्र में अगर हम देखें तो वहां जो अफगान शक्ति है वह धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा रही थी। यानी लोदी परिवार का जो पंजाब में शासन है वहां पर क्या हो रहा है, शक्ति का विकेंद्रीकरण। मतलब वह लोग चाहते हैं कि उनके पास भी शक्ति आए, तो इसलिए वह लोग भी क्या कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। वहीं जो राजपूत हैं वह भी दिल्ली सल्तनत के खिलाफ खड़े हैं और यह भी धीरे धीरे विद्रोह कर रहे हैं। यहाँ पर मेवाड़, मारवाड़, मालवा, ग्वालियर, यह सब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे विद्रोह कर रहे हैं। उसके अलावा जो गुजरात की शक्तियां हैं, क्षेत्रीय अन्य शक्तियां हैं, यह भी आपस में लड़ रही हैं। राजपूतों के साथ एक समस्या हमको और मिलेगी कि राजपूत एक तो दिल्ली सल्तनत से संघर्ष कर रहे थे, दूसरे राजपूत आपस में भी लड़ रहे थे। यानी राजपूत जो शक्ति है वह शक्ति यूनाइट नहीं थी और इसका एक बड़ा प्रभाव यह पड़ता है कि बाबर भारत में सफल हो पाता है तो राजपूत शक्ति भी आपस में बटी हुई थी। जो गुजरात का शासक है, गुजरात पर जब महमूद बेगड़ा था तो वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन धीरे धीरे गुजरात की जो शक्ति है वह शक्ति कमजोर होने लगी और गुजरात भी इस हमले को नहीं रोक पाया। बंगाल का क्षेत्र देखें, बंगाल आपको हमेशा मिलेगा कि यह बहुत समृद्ध क्षेत्र था। और जब हम बंगाल की बात करते हैं तो वर्तमान का जो पश्चिम बंगाल है उसके साथ साथ जो बांग्लादेश है, उसके अलावा बिहार का एक बड़ा हिस्सा, आसाम का एक बड़ा हिस्सा, यह सब आता था उस समय के बंगाल में।
तो बंगाल आर्थिक रूप से बहुत मजबूत था, इसलिए जो बंगाल का प्रशासक होता था वह ज्यादातर यह कोशिश करता था कि वह किसी सल्तनत व्यवस्था के अंतर्गत ना हो, और उसमें उसको सफलता भी मिलती थी क्योंकि उसके पास संसाधन बहुत सारे होते थे। तो एक समृद्ध क्षेत्र था बंगाल। यहाँ पर कुछ जो अफगान शासक है उनका कंट्रोल था, लेकिन दिल्ली सल्तनत से यह दूरी बनाए हुए थे। और दिल्ली की चर्चा तो हमने पहले कर ली। इब्राहिम लोदी का शासन है, अराजकता की स्थिति है और एक कमजोर शासन व्यवस्था हमको दिख रही है। तो इस तरह उस समय जो राजनीतिक स्थिति है पूरे भारत की उसको हमने समझ लिया। बाबरनामा में जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है उसका विवरण भी दिया गया है। इसके अलावा हम देखें जो मालवा का क्षेत्र है वहां महमूद खिलजी का शासन था और मालवा का क्षेत्र बहुत ताकतवर था। लेकिन जब बाबर का आक्रमण हुआ उस समय जो मालवा का शासक है वह किसी अन्य युद्ध में व्यस्त था, तो वह भी नहीं रोक पाया बाबर के आक्रमण को। गुजरात की चर्चा हमने पहले कर ली। उसके बाद जो बहमनी साम्राज्य है वहां पे था अली आदिल शाह, और बहमनी साम्राज्य भी धीरे धीरे कमजोर होना प्रारंभ हो चुका था। तो वहां पर भी कोई बड़ी शक्ति नहीं थी जो बाबर को रोके। इसके साथ साथ जो मेवाड़ का क्षेत्र है, मेवाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ थे सबसे प्रतापी राजा राणा सांगा, और यही सबसे ज्यादा रोकने की कोशिश करेंगे बाबर को। जब खानवा का युद्ध होगा तो वहां पर हमको राणा सांगा मिलेंगे और हम यह समझेंगे कि बाबर कैसे खानवा के युद्ध को जीत गया और भारत में मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाया। इसके साथ साथ हम बात करें विजयनगर की। विजयनगर उस समय सबसे संपन्न राज्य था और इसकी चर्चा बाबरनामा अपने पुस्तक में भी करता है। वह बताता है कि जो विजयनगर का क्षेत्र है वहां पर राजा कौन है, कृष्णदेव राय, और कृष्णदेव राय हिंदू शक्ति का प्रतीक है। यानी जो विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ था वह प्रतीक किसका था, हिंदू शक्ति का। क्योंकि बहमनी साम्राज्य था, जो अन्य शक्तियां हैं, दिल्ली सल्तनत थी, वह सब कैसी थी, मुस्लिम सल्तनत। तो मुस्लिम सल्तनत के खिलाफ एक नया साम्राज्य बना विजयनगर साम्राज्य। इसकी चर्चा हमने बहुत डिटेल से की है। संगम वंश यहाँ पर स्थापित हुआ और संगम वंश की स्थापना किसने की, हरिहर और बुक्का ने। तो विजयनगर एक हिंदू राज्य के रूप में स्थापित था और यह उस समय सबसे शक्तिशाली था। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में किस हिंदू साम्राज्य की तारीफ की है या किसको बहुत शक्तिशाली बताया है, तो वह कौन था, आपका कृष्णदेव राय। अब करता है भारत में आक्रमण कौन, बाबर। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि पानीपत का जो युद्ध हुआ उस युद्ध से पहले ही बाबर 4 आक्रमण कर चुका था। हमने इस बात की चर्चा की थी कि बाबर भारत में आता था, यहाँ की संपत्तियों को लूटता था और लूट कर वापस चला जाता था काबुल के क्षेत्र में। धीरे धीरे बाबर को ऐसे अवसर मिले भारत में कि वह भारत में दिल्ली तक आक्रमण कर सका और वहां पर आक्रमण करने के बाद मुगल वंश की स्थापना वह कर सका। लेकिन इससे पहले वह 4 आक्रमण कर चुका था। पहला आक्रमण है बाजौर का आक्रमण। 1518 में यह आक्रमण हुआ था और बाजौर है कहाँ, जो आपका खैबर पख्तून है, यानी जो वर्तमान का पाकिस्तान है उसका जो खैबर पख्तून है वहां पर यह बाजौर स्थित था। और यहाँ पर इसने आक्रमण किया और आक्रमण करके यहाँ की संपत्तियों को लूटा था। फिर सबसे प्रमुख है भेरा का आक्रमण। और भेरा के आक्रमण के विषय में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आपसे यह पूछी जाती है कि जो तोपों का इस्तेमाल है, वह तोपों का इस्तेमाल उत्तर भारत में सबसे पहले कहाँ हुआ, तो मुगलों ने किया। और यही जो भेरा का आक्रमण है, इसी आक्रमण में सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया गया। तो 1524 में यह आक्रमण हुआ था। जो भेरा है वह पंजाब के एक हिस्से में स्थापित है और यहाँ का शासक कौन था, महमूद लोदी, यानी एक अफगान शासक था महमूद लोदी। यह अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, तो इसी के साम्राज्य पर आक्रमण करके संपत्ति को लूटा गया। तो दूसरा आक्रमण हो गया। तीसरा आक्रमण अगर हम देखें तो इसने सिंध और पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। 1524 में यह आक्रमण हुआ था। इस आक्रमण के दौरान भी इसने संपत्ति लूटी और वापस चला गया काबुल। इसके बाद जो इब्राहिम लोदी के क्षेत्र है उन क्षेत्रों पर यह आक्रमण करता है। कब करता है, 1525 में। मतलब पहले यह धीरे धीरे भारत के क्षेत्रों पर आक्रमण करता है, इनकी संपत्तियों को लूटता है। और इसका जो मुख्य लक्ष्य था वह केवल इतना था कि भारत की संपत्तियों को लूटकर काबुल में रहकर किसी तरह से अपना शासन चला सके और वहां से किसी तरह से यह समरकंद को हासिल कर पाए। क्योंकि समरकंद जो क्षेत्र था वह बाबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इमोशनली बाबर बहुत कनेक्टेड था इस समरकंद से, इसीलिए बाबर बहुत प्रयास करता है समरकंद को जीतने का, लेकिन अंततः वह जीत नहीं पाता है। तो काबुल में इसका प्रशासन है, वहां से यह भारत के क्षेत्रों पर आक्रमण कर रहा है और भारत के क्षेत्रों को लूटकर अपने क्षेत्र को मजबूत कर पा रहा है। क्योंकि जो काबुल का क्षेत्र है वहां ना कोई बड़ी कृषि उपज थी, ना कोई आय का बड़ा साधन था
बहुत गरीबी में यह जी रहा था काबुल के क्षेत्र में। तो अपना जो खाना खर्चा है उसको चलाने के लिए इसको आसपास आक्रमण करने पड़ते थे और उसी क्रम में इसने भारत में 5 आक्रमण किए थे। अब इसका संघर्ष हो जाएगा लोदी वंश से। एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि भारत आने का निमंत्रण बाबर को किसने दिया। वो कह रहा था, जैसे मैंने पीछे चर्चा की, कि जो आपका लोदी वंश है वहां पर जो अफगान व्यवस्था थी वह अफगान व्यवस्था डिस्टर्ब हो चुकी थी। यानी जो उनकी प्रशासन की पद्धति थी, पद्धति क्या थी कि सारे लोग क्या होंगे, प्रशासक होंगे। मतलब जो राजा का पद होगा वह केवल नाम मात्र का होगा। लेकिन धीरे धीरे हमने यह देखा कि इब्राहिम लोदी के समय यह क्या हो गया, पूर्णतः एक राजा का पद हो गया। यानी जो अधिकार है वह अधिकार चले गए किसके पास, राजा के पास। लेकिन इससे पहले क्या व्यवस्था थी, या लोदी वंश जब स्थापित हुआ था तब क्या व्यवस्था थी कि सारे लोग प्रशासन में अपनी भूमिका अदा करेंगे। जो राजा का पद है वह सारे प्रशासकों के ही बराबर होगा। धीरे धीरे केंद्रीकरण हुआ, राजा की शक्ति बढ़ती गई। तो इसी में से अब जो इसके अपने दरबार के लोग हैं यह इसका करेंगे विरोध। इसी में एक व्यक्ति है दौलत खान लोदी। यह बाबर को आमंत्रित करता है कि वह भारत में आए, भारत को जीते और जीत कर प्रशासनिक व्यवस्था को बदल दे। तो दौलत खान लोदी पंजाब का एक सूबेदार है। यह इब्राहिम लोदी के शासन से खुश नहीं है। यह चाहता है कि इब्राहिम लोदी शासन से हट जाए और वह अपना शासन किसी तरह से स्थापित कर ले, या कम से कम जो पुरानी व्यवस्था थी उस व्यवस्था के तहत अपना शासन स्थापित कर ले। पुरानी व्यवस्था मतलब सारे सरदारों का बराबर का योगदान या फिर बराबर उनका अधिकार। तो दौलत खान लोदी ऐसा एक व्यक्ति है जो नाखुश है किससे, इब्राहिम लोदी से, या फिर हम कहें लोदी साम्राज्य से। तो यह निमंत्रण देता है। एक दूसरा व्यक्ति और है आलम खान लोदी, यह भी निमंत्रण देता है और यह क्या है, इब्राहिम लोदी का चाचा है। तो दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी, दो व्यक्ति हैं जो बाबर को आमंत्रित करते हैं भारत में आने का। एक नाम यहाँ और आता है और जिसकी चर्चा मिलती है बाबरनामा में, और यह आजकल काफी विवादित भी है। नाम आता है राणा सांगा का। बाबरनामा में बाबर यह कहता है कि राणा सांगा ने उसको आमंत्रित किया था और राणा सांगा ने यह कहा था कि वह आक्रमण करेंगे इब्राहिम लोदी पर और दूसरी तरफ से आक्रमण करेगा बाबर। दिल्ली सल्तनत पर अधिकार के लिए बाबर और राणा सांगा दोनों मिलकर युद्ध करेंगे। लेकिन यह पूरी बात कहाँ लिखी है, बाबरनामा में। और बाबरनामा में यह लिखा है कि राणा सांगा ने एक दूत भेजा था किसके पास, बाबर के पास, और बाबर को यह कहा था कि भारत में आके आक्रमण करे। लेकिन यह सारी बात कहाँ लिखी है, बाबरनामा में। इतिहासकार इस बात को नकार देते हैं क्योंकि इसके अलावा ऐसा कोई विवरण कहीं नहीं है। दूसरा, जो राणा सांगा की उस समय की स्थिति है वह स्थिति इतनी मजबूत थी कि वह इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर की मदद ले, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बन रहा था। क्यों? क्योंकि जो इससे पहले खतौली का युद्ध हुआ है, इसकी चर्चा हमने इसी चैनल पे की है, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आप खतौली के युद्ध को देखें तो खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के क्षेत्र में जाके उसको हराया था, और ना केवल हराया था, बहुत बुरी तरह हराया था। वहां पर दिखता है कि राणा सांगा की शक्ति कितनी है। यानी उत्तर भारत के क्षेत्र में उस समय राणा सांगा जैसी कोई शक्ति ही नहीं थी। लेकिन बाबरनामा में यह बात लिखी है कि राणा सांगा ने निमंत्रण दिया था। अब प्रश्न यह कि क्या राणा सांगा ने निमंत्रण दिया था, तो हम देख लेते हैं। बहुत सारे इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि बाबर को निमंत्रण राणा सांगा ने नहीं दिया था। इसमें अगर हम देखें तो आपके सतीश चंद्र कहते हैं कि संघर्ष हो रहे थे लेकिन बाबर को राणा सांगा ने कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं दिया था। यहाँ पर जो सतीश चंद्र का तर्क है वह यह कहते हैं कि हो सकता है राजनीतिक व्यवस्था में ऐसी चीजें होती हैं, तो हो सकता है कि राणा सांगा के मन में यह रहा हो कि बाबर हमला कर दे, इब्राहिम लोदी कमजोर हो जाए और वह फिर हमला करे इब्राहिम लोदी पर और इब्राहिम लोदी को जीत ले, या फिर दिल्ली पर उनका अधिकार हो जाए। ऐसी बात हो सकती है, लेकिन इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया हो, क्योंकि राणा सांगा पहले से ही इतने ताकतवर हैं और जो आपका बाबर है वह एक तरीके से खाना बदोश जीवन जी रहा है। कहां पर? काबुल के क्षेत्र में। वह क्षेत्रों को किसी तरह से जीत कर अपना शासन चला पा रहा है, अपनी रोजी रोटी वह कमा पा रहा है। यानी बाबर की जो स्थिति है वह स्थिति बहुत कमजोर है। अगर राणा सांगा को मदद मांगनी होती तो वह किसी ऐसे बड़े साम्राज्य से मांगते जो ज्यादा शक्तिशाली होता। वह बाबर जैसे व्यक्ति से तो मदद नहीं मांगते। लेकिन सतीश चंद्र का तर्क यहाँ पर यह है कि हो सकता है कि राणा सांगा को ऐसी उम्मीद रही हो कि बाबर हमला करके इब्राहिम लोदी को कमजोर कर देगा, लेकिन बाबर को नहीं बुलाया किसने? राणा सांगा ने। इसी तरह से जो आपके जगन्नाथ सरकार हैं वह कहते हैं कि भारत में बाबर क्यों आया, क्योंकि जो
लोदी के विद्रोही हैं और जो बाबर की अपनी महत्वाकांक्षा है। बाबर क्षेत्रों पर अधिकार करना चाह रहा है। उसको काबुल में कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही है या काबुल में उसको ऐसे संसाधन नहीं मिल रहे हैं कि वह अपना साम्राज्य चला पाए। तो जो लोदी हैं वह विद्रोह कर रहे हैं क्योंकि लोदियों में आपस में संघर्ष है। तो लोदियों में जो संघर्ष की भावना है और बाबर की जो अपनी महत्वाकांक्षा है, यानी उसके पास अवसर भी है और उसके पास क्या है, कारण भी है, दोनों आपस में मिलते हैं और इसका वह लाभ उठाता है। जो लोदी के खिलाफ लोग हैं उनको अपनी तरफ करता है या लोदी के खिलाफ जो लोग हैं वह बाबर को अपनी तरफ करते हैं और इब्राहिम लोदी का जो साम्राज्य है उसे समाप्त करने में योगदान देते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि वास्तव में जो आपका बाबर है इसने राणा सांगा से हो सकता है मदद मांगी हो, यानी बाबर यह कहता है राणा सांगा से कि वह हमला करेगा और राणा सांगा उसकी मदद करें। तो जो बाबर का दावा है बाबरनामा में कि राणा सांगा ने मदद मांगी थी, गौरी शंकर का कहना है कि हो सकता है हुआ यह हो कि बाबर ने उल्टा मदद मांगी हो, किससे, राणा सांगा से, लेकिन राणा सांगा ने मदद न की हो। तो यह तो पूरा वर्जन ही डिफरेंट हो गया। फिर आपके जो गोपीनाथ शर्मा है वह भी इस सिद्धांत को खारिज करते हैं। वह कहते हैं इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बाबर को आमंत्रित किया था किसने, राणा सांगा ने। कुल मिलाकर केवल एक जगह है बाबरनामा जिसमें यह बात लिखी है। इसके अलावा कहीं कोई विवरण नहीं है या फिर उस समय की राजनीतिक व्यवस्था में भी कुछ ऐसा नहीं दिखता है कि राणा सांगा ने किसी भी कारण से बाबर को बुलाया हो। तो बाबर को किसने बुलाया यह हमने देख लिया, लोदी साम्राज्य के ही लोग हैं जिन्होंने बाबर को बुलाया है। अब हम यह समझे कि जो इब्राहिम लोदी का प्रशासन है उसके खिलाफ लोग क्यों हैं, क्यों इब्राहिम लोदी के खिलाफ संघर्ष हो रहे हैं। तो सबसे मूल कारण तो हमने सबसे पहले समझ लिया कि इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उस प्रशासनिक व्यवस्था का अब हो रहा था केंद्रीकरण, और इस केंद्रीकरण को सहने की जो स्थिति है वह लोदी साम्राज्य के लोगों में नहीं थी, क्योंकि वह पहले से जिस तरह का प्रशासन चला रहे थे वह प्रशासन कुछ डिफरेंट था। केंद्रीकरण करने के चक्कर में इस इब्राहिम लोदी ने अपने बहुत सारे सेनापतियों को परिवर्तित कर दिया, क्योंकि जो पहले के सेनापति हैं वह यह चाहते हैं कि प्रशासन में हिस्सेदारी मिले। तो इब्राहिम लोदी ऐसे सेनापतियों को लाता है जो प्रशासन में हिस्सेदारी ना मांगे, तो उसने सेनापति परिवर्तित कर दिए। इससे जो यह पुराने सेनापति थे यह बहुत लंबे समय से लोदी साम्राज्य से जुड़े थे और उसकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में हिस्सेदारी दे रहे थे। लेकिन जब इन सेनापतियों को हटा दिया इब्राहिम लोदी ने, क्योंकि जो भी विद्रोह करता था या फिर जिसकी संभावना थी कि यह भविष्य में विद्रोह कर सकता है उसको इब्राहिम लोदी हटा देता था। तो जब इसने इस तरह से सेनापतियों को परिवर्तित किया तो लोग इसके खिलाफ हो गए। लोगों को अब यह डर होने लगा कि इब्राहिम लोदी धीरे धीरे एक तानाशाह बनता जा रहा है, जबकि इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में यह था कि सारे लोग मिलकर प्रशासन चलाएंगे और सबकी हिस्सेदारी होगी। तो यह एक अंदेशा था लोगों को, या इसकी प्रशासनिक व्यवस्था में जो लोग हैं उसको यह अंदेशा था कि यह क्या करेगा, तानाशाही की व्यवस्था को अपना लेगा। शक्ति का केंद्रीकरण एक सबसे बड़ा कारण जो यह लगातार कर रहा था। इसके साथ साथ इसके जो आंतरिक विद्रोह हैं और जो संघर्ष हैं वह भी होते हैं, और इन आंतरिक विद्रोहों को इब्राहिम लोदी नहीं दबा पाता। यानी एक तो इसका अपना प्रशासन डिस्टर्ब है, वहां पर यह लोगों को ट्रांसफर कर रहा है, लोगों को हटा रहा है। इसके साथ साथ जो साम्राज्य के अंदर विद्रोह हो रहे हैं उन विद्रोहों को दबा पाने की जो क्षमता है वह भी हमको नहीं दिखती है इब्राहिम लोदी में। तो कुल मिलाकर इसका जो प्रशासन है वह पूरी तरह से डिस्टर्ब है और लोग इसके खिलाफ हैं। इसका लाभ उठाता है बाबर, क्योंकि इब्राहिम लोदी के ही लोग जाके मिलते हैं किससे, बाबर से, और वह मौका देते हैं कि बाबर आए, भारत पे आक्रमण करे, इब्राहिम लोदी को पराजित करे और दिल्ली सल्तनत पर या तो अधिकार करे या फिर दिल्ली सल्तनत की संपत्ति को लूटकर वापस चला जाए काबुल, और जो अन्य प्रशासक हैं उनका अधिकार हो जाए। अब इसमें यहाँ पर दो वर्जन है। कुछ लोग यह कहते हैं कि बाबर को इसलिए बुलाया कि वह दिल्ली पर अधिकार करे, कुछ लोग कहते हैं कि इसलिए केवल बुलाया था कि दिल्ली को लूटे और लूट कर संपत्ति लेकर चला जाए और प्रशासन सौंप दे किसको, जिन्होंने इसको बुलाया है। तो इस तरह के दो वर्जन है। बाबर भारत में आता है और भारत में वह सफल होता है। जब बाबर अपने पहले चरण में आता है तो उसके साथ दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण थी। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी, इसकी तोपें, यानी उस समय उत्तर भारत में तोपें नहीं जलती थी और बाबर अपने साथ लेकर आया था तोपें, और यह पद्धति इसने कहां से सीखी है, उज्बेकों से। इसके साथ साथ उज्बेकों की एक युद्ध पद्धति है, हमने इसकी चर्चा पहले की है, तुलगमा युद्ध पद्धति, जिसमें सेना को इस तरह से अरेंज किया जाता था कि वह ज्यादा से ज्यादा हमलावर हो, ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए विपक्षी सेना को। तो उज्बेकों की युद्ध पद्धति और तोपों का प्रयोग, बाबर की यह दो बड़ी शक्तियां बनती हैं, जिसके बाद बाबर उत्तर भारत में हमले करता है
और हमले करके अपना अधिकार स्थापित करता है। जो आपका उज्बेक साम्राज्य है, इसकी चर्चा हमने इसलिए भी पहले की थी कि उज्बेक क्या कर रहे थे, इस बाबर को बार बार पराजित कर रहे थे। उज्बेकों से यह हार रहा था और जो समरकंद का क्षेत्र है उस पर अधिकार नहीं कर पा रहा था। तो जो उज्बेकों की पद्धति है वह बाबर ने सीख ली। उज्बेकों की जो युद्ध पद्धति है वह किस तरह से काम करती है। एक तो आपकी सवारी सेना मतलब घुड़सवार सेना। यहाँ पर जो आपके घुड़सवार हैं वह बहुत तेज होते थे, बहुत प्रभावशाली होते थे। इसके साथ साथ हमने यह भी देखा था कि इनके जो घुड़सवार है वह क्या करते थे, तीरंदाजी, यानी घुड़सवारी और घुड़सवारी के साथ तीरंदाजी। यह जो व्यवस्था थी यह व्यवस्था बहुत लाभदायक हुई। और हमने एक चर्चा की थी इससे पहले जब हमने बात की थी विजयनगर साम्राज्य की। तो विजयनगर साम्राज्य जब बहमनी साम्राज्य से एक युद्ध हारा था तो उसने भी क्या किया था, इस तरह की व्यवस्था अपनाई थी। यानी बहमनी साम्राज्य में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो घुड़सवार भी थे और तीरंदाज भी थे, यानी घुड़सवारी करते हुए तीरंदाजी करना। इससे जो आपका विजयनगर साम्राज्य है एक युद्ध हार जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य भी ऐसी व्यवस्थाएं अपनाता है या फिर ऐसे सैनिक नियुक्त करता है जो बहमनी साम्राज्य की तरह तीरंदाजी और घुड़सवारी भी कर सके। इसी के साथ साथ हम यह देख रहे हैं कि जो बाबर है वह भी इस पद्धति के साथ आता है और जो यह इसकी शक्ति है यह इसको बहुत लाभ पहुंचाती है। बाबर का जो लक्ष्य होता था वह यह नहीं होता था कि वह सामने सामने युद्ध करे, यानी बड़े युद्ध ना करके छोटे छोटे युद्ध किए जाएं और वह युद्ध जब हो तो हमले बहुत तेजी के साथ किए जाए, यानी टुकड़ियों में हमले किए जाए। मतलब मान लेते हैं कोई विपक्षी सेना है तो अपनी सेना को टुकड़ियों में बांट देना और यह टुकड़ियां अलग अलग छोर पर हमला करती थी और अलग अलग छोर पर हमला करने के बाद सेना को क्या कर देती थी, पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देती थी। यानी सामने सामने युद्ध ना करके टुकड़ियों में युद्ध करना, तेजी के साथ हमले करना। आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो भारतीय सेना थी उस समय, स्पेशली उत्तर भारत की भारतीय सेना, इनमें जो हाथी हैं वह अपनी प्रमुख भूमिका रखते थे, यानी सेना में हाथियों का अपना महत्व होता था। वहीं जो उज्बेकों की पद्धति है इसमें हाथी ना होकर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्या थे, घोड़े। तो घोड़े टुकड़ियों में हमला करते थे, विपक्षी सेना को तोड़ देते थे और तोड़कर उनका मनोबल या गिरा देते थे। तो इस पद्धति के साथ आया था बाबर और इसलिए भारत में यह ज्यादा प्रभावशाली हुआ। इस पद्धति की सबसे खास बात यह भी होती थी कि जो प्राकृतिक संसाधन है, यानी जो नदियां हैं, पानी है, पहाड़ है, इन सब का भी प्रयोग किया जाता था घेराबंदी में। मतलब व्यवस्थाएं ऐसी बनाई जाती थी युद्ध में कि किसी भी तरीके से जो विपक्ष की सेना है उसको टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, टुकड़ों में हमला किया जाए और विपक्षी सेना की जो घेराबंदी है वह करके उसे पराजित करना। तो विपक्षी सेना की आपूर्ति बंद करना, उसकी जो रसद सामग्री है उसको बंद करना, इसके साथ साथ उसको घेरना, उसको टुकड़ों में तोड़ना, उसका मनोबल गिराना, अफवाहें फैलाना, यह सब कुछ करते थे उज्बेक। और इसी व्यवस्था के साथ आया था बाबर। यानी ना केवल युद्ध के मैदान में बल्कि योद्धा के दिमाग में लड़ने की जो क्षमता है वह हमको बाबर में दिखती है, या उसकी जो व्यवस्था है, क्योंकि यह सामने सामने युद्ध नहीं करते थे, यह कुछ इस तरह से युद्ध करते थे कि किसी तरह से जो विपक्षी सेना है वह विपक्षी सेना टूट जाए। और इसमें यह अफवाहों का, षड्यंत्रों का, इन सब का भी खूब प्रयोग करते थे। विपक्षी सेना से किसी को अपनी तरफ मिला लेना, अफवाहें फैला देना, राजा के खिलाफ गलत प्रचार प्रसार करना, यह सब कुछ करते थे युद्ध को जीतने के लिए। तो इन सारी पद्धतियों के साथ बाबर भारत में आता है और भारत में वह मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। अब एक प्रश्न हम और देखते हैं कि क्या बाबर का भारत में आना एक अवसर था या फिर मजबूरी थी, क्योंकि यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और इस पर जो इतिहासकार हैं उनका अलग अलग मत है, उसको हम समझते हैं। कुछ लोग बात करते हैं कि यह एक अवसर था और सबसे पहले इसकी बात बाबर खुद करता है। वह अपनी पुस्तक बाबरनामा में इस बात को लिखता है। वह कहता है कि उस समय जो भारत की राजनीतिक दशा है वह राजनीतिक दशा ऐसी है कि उसे भारत में आने का अवसर मिल रहा है। जो अफगान सरदार हैं वह खुश नहीं है लोधी साम्राज्य से। इसके साथ साथ जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं वह आपस में लड़ रही है। बाबर पहले कई सारे आक्रमण करता है, मतलब जो उसका हमला है पानीपत का वह 5वां हमला है। इससे पहले वह 4 आक्रमण कर चुका है। कोई बड़ी शक्ति उठ खड़ी नहीं हुई। कोई यह नहीं देख रहा है कि भारत में एक बड़ी शक्ति का हमला हो रहा है, कोई भारत की संपत्ति को लूट रहा है। कोई राजा एक साथ नहीं आया। बाबर 4 हमले करता है, चारों हमले उसके सफल होते हैं, भारत की संपत्ति को वह लूट पाता है। तो बाबर अपनी पुस्तक बाबरनामा में कहता है कि भारत में जो राजनीतिक दशा है वह एक अवसर के समान थी जिसका उसने लाभ उठाया। इसी तरह से डॉक्टर के एस लाल
डॉक्टर आरसी मजूमदार यह दोनों कहते हैं कि भारत की जो राजनीतिक परिस्थिति है वह राजनीतिक परिस्थिति ऐसी थी कि बाबर को मौका मिला कि वह भारत में आ सके और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर सके। बहुत सारे इतिहासकार यह भी कहते हैं कि बाबर की यह मजबूरी थी। मजबूरी क्यों? क्योंकि जो काबुल का क्षेत्र है वह काबुल का क्षेत्र ऐसा नहीं था कि बाबर अपनी सेना बढ़ा पाता, बाबर अपना साम्राज्य बढ़ा पाता। यहां तक काबुल में जो उसकी वर्तमान सेना थी उसका रखरखाव भी काफी मुश्किल से चल रहा था, या उसका रखरखाव भी काफी मुश्किल था। तो काबुल ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां से बाबर अपनी सेना को बढ़ा सके, अपने क्षेत्र को बढ़ा सके, अपने साम्राज्य को बढ़ा सके। समरकंद में, या हम यह कहें जहां पर वह हमला करना चाहता है, वहां पर उसको सफलता नहीं मिल रही है। उसके साथ साथ जो मध्य एशिया का क्षेत्र है वहां पर पहले से ही ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जो आपस में लड़ रही हैं, अपने अपने क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास कर रही हैं। बाबर के अपने परिवार के लोग भी हैं, वह भी बाबर के खिलाफ खड़े हैं। तो बाबर के पास मौका ही नहीं है कि वह जाए पश्चिम के क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में आना उसकी मजबूरी बन जाता है। और यही बात बहुत सारे इतिहासकार भी कहते हैं। इनमें नाम आता है इश्तियाक हुसैन कुरैशी का और स्टैनली लेन का। इश्तियाक हुसैन कुरैशी कहते हैं कि इस तरह की राजनीतिक व्यवस्था थी, इस तरह की भौगोलिक स्थिति थी कि बाबर का भारत में आना एक मजबूरी है। और उस मजबूरी के तहत, क्योंकि बाबर के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, काबुल में वह रह नहीं सकता था, पश्चिम में वह जा नहीं सकता था, तो केवल एक ही रास्ता था, पूरब की तरफ बढ़ना, और पूरब में उसे मिलता है भारत। तो इश्तियाक हुसैन कुरैशी कहते हैं कि यह एक मजबूरी थी कि बाबर को भारत में आना पड़ा। स्टैनली कहते हैं कि यह मजबूरी भी थी और भारत में उसको अवसर भी मिल रहा था। सबसे बैलेंस्ड अप्रोच यही दिखता है कि एक तो उसकी मजबूरी है, दूसरा भारत में ऐसे मौके भी हैं कि वह भारत में आ सके और भारत में अपनी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित कर सके। तो इस तरह बाबर भारत में आता है। भारत में आने के बाद वह युद्धों को लड़ता है और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। आने वाले वीडियोस में हम चर्चा करेंगे कि कैसे बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, कौन कौन से युद्ध किए, उन युद्धों को क्यों जीता, और जीतने के बाद कैसे मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। इन सब की चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।